आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सतनाम सिंह संधू साहब, जो इंडियन माइनॉरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, सैयद सलमान चिश्ती साहब, अब्दुल राशिद दाऊदी जी, कशिश वारसी साहब, अल्ताफ नियानी साहब, मंच पर विराजमान हिमानी सूद जी, डॉक्टर हिना सफ़ी भट्ट, जो खादी विलेज इंडस्ट्री की चेयरमैन भी हैं, यहाँ सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, मैं सतनाम सिंह जी का तथा इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन सूफी इस्लामिक बोर्ड को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सद्भावना कार्यक्रम के जरिए और एक महत्वपूर्ण विषय जिसका जिक्र यहाँ नहीं हुआ, विकसित भारत 2047 में कश्मीरी समुदाय के योगदान पर अपने विचार रखने के लिए ढेर सारे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और चर्चा श्रीनगर में आयोजित, किसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ इनका और इनकी पूरी टीम का। जितने भाई बहनी आए हैं उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने पैगंबर साहब की एक हदीस का जिक्र करते हुए कभी लिखा था कि बुद्धिमान इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह कुछ ऐसी घड़ी निकाले जब उन लम्हों में वो अपने ईश्वर से बात कर सके, अपनी जांच परख यानी आत्मविश्लेषण कर सके। मैं समझता हूँ कि ये वही लम्हा है और आज इस आयोजन में जिन दिगर हस्तियों स्कॉलर्स ने अपनी बात रखी है, वो हमारे भविष्य का रोड मैप जरूर तैयार करेगी तथा जनमानस में नई सोच, नए विचार के उद्देश्य का प्रसार करने में भी निश्चित रूप से कामयाब होगी। ये जम्मू कश्मीर की पाकीज़ा धरती है जहाँ मानव समाज के सभी धर्म, वो इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी लोग फले फूले और समाज की चेतना विकसित करने में सबने अपना बढ़ चढ़ कर के योगदान दिया। ये वही धरती है जहाँ गुलाम रसूल शेख, मोहम्मद सुबंदार, गुलाम अहमद वानी, गुलाम मोहम्मद खान, अली मोहम्मद मीर, गुलजार अहमद, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद अमीन जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने भी ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति का बिगुल भी फूंका। ये वही धरती है जहाँ मकबूल शेरवानी जैसे नौजवान ने जब आक्रमण हुआ तो भारत माता की रक्षा करने के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। इस मिट्टी के एक से बढ़कर एक व्यक्तित्वों ने अवाम की रूह की हिफाजत करते हुए भारतवर्ष के हित को सदैव सर्वोपरि रखा है और जब जब कोई मुसीबत आई है तो हमारे सिख गुरुओं ने तलवार की धार पर चलकर सर्व समाज की रक्षा भी की है। एक बात हमारे यहाँ कही जाती है कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा। चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। जो भी परिवर्तन के वाहक बने हैं देश में, जिन्होंने भी देश में समाज में कोई परिवर्तन किया है, तो उन्होंने अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अच्छी बातें करना और अच्छा आचरण करना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। ये बात अगर हम अपनी जहन में रखेंगे, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, वो हमारे ऊपर भी उतनी ही लागू है जितना बाकी लोगों पर। मुझे लगता है ऐसे ही लोग समाज बदलते हैं। जो कहते हैं वो वही करने में जो विश्वास रखते हैं उन्होंने ही, क्योंकि महात्मा गांधी महान इसीलिए हुए।
अब दुर्भाग्य था किसका षड्यंत्र था, किसकी नज़र लगी कश्मीर को, घाव इतने गहरे हैं कि उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। उसको आप सबने महसूस किया है, लेकिन ये सच है कि पड़ोसी मुल्क का इसमें बड़ा योगदान रहा है। इस सच्चाई को सबको जरूर स्वीकार करना चाहिए। और इस षड्यंत्र के कारण शंकराचार्य, शेखुल आलम, लाल देव, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी, बड़शाह की तपोभूमि जम्मू कश्मीर की अमन और तरक्की में ये खलल डालने की एक नापाक कोशिश की गई। हमारी एकता भाईचारे में दरार पैदा करने की कोशिश की गई और बड़ा नुकसान किया इसने। पता नहीं कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए। और इसके जो जन्मदाता रहे हैं या उनके जो कुछ सरपरस्त रहे हैं, मैं मानता हूं कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म उन्होंने किया है। यहाँ की आवाम के सहयोग से स्थितियां काफ़ी बदली हैं, सोच में भी लोगों के बदलाव है और लोग वास्तव में चाहते हैं कि अमन, चैन और शांति रहे। और मुझे लगता है कि वो सद्भावना हो या विकास हो, कहीं भी किसी इलाके में, दुनिया के किसी कोने में तभी हो सकता है जब उस इलाके में शांति हो। अगर हम ये सोचते हैं कि सद्भावना हम कायम कर सकते हैं बिना शांति के, अगर कोई ये सोचता है कि विकास की ऊंचाई हम हासिल कर सकते हैं बिना शांति के, तो मैं यही कहूँगा कि वो सपना देख रहा है, वो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता है। कुछ वर्षों में आज मैं कह सकता हूँ कि अमन और मोहब्बत का दौर लौटने लगा है। राजनीतिक कारणों से नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब ये 3-4 वर्षों में बदला क्या है, तो मैंने कहा कि भाई 2-3 बातें तो मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ जो बदल हमें दिखाई पड़ रही है, जो आम आदमी महसूस करता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप देख रहे हैं? तो मैंने कहा कि जो यहाँ रोज बंद हो जाता था, एक वर्ष में 125 दिन, 150 दिन, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, बिजनेस बंद, ट्रेड बंद, उससे अब जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से निजात मिल गई है। पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है, किसी के डिक्टेट के आधार पर जीने की उसे ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य बदलाव नहीं, बाकी चीज़ों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। पुराने दिन कई लोग कहते हैं यहाँ के कि ये लौटने लगे हैं, और जब पुराने दिन लौटने लगे हैं तो ये दिन कायम रहें और बेहतर हो सकें जो जैसा पहले कश्मीर था, उसके लिए सद्भावना और राष्ट्रीय एकता है। ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा रही है, मिलजुल करके ही इसे एक बनाया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो चर्चा यहाँ हुई है और जो लोग इस सभागार में मौजूद हैं, उनसे मेरा निवेदन भी होगा कि आप इस दिशा में निर्देशन भी करें और कश्मीर का हर नागरिक इस उद्देश्य के साथ आज़ादी के अमृत काल में अपना योगदान जम्मू कश्मीर के विकास में भी दे और भारत के उत्थान में भी दे। इतनी नज़में पढ़ी गई कि मुझे भी कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, कल्ब मुजतर को सबो रोज नहीं चैन जरा, दिल में अरमा है कि आ जाएं वतन में रघुबीर,
याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर। हम एक हैं, यही भावना हमारी असली पूंजी है। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो थे, उनकी भी विरासत यही है। इस दुनिया में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो कोशिश करते हैं लोगों को भटकाने की, फूट डालने की। उनसे सावधान रहना, सदैव जागृत होकर चीज़ों को समझना, ये समय की आवश्यकता है। और अगर हम सब मुट्ठी बांधकर इस भारत माता की छाया में खड़े हैं तो ये ताकतें एक एक करके अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई मजहब की दीवार, न कोई जाति संप्रदाय, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं। ये 1,40,00,000 लोगों का परिवार जम्मू कश्मीर का परिवार है। 140 करोड़ भारतीयों का परिवार, भरा पूरा परिवार ये भारत का परिवार है। और इस परिवार में सुख शांति बनाए रखना ये सबकी साझी जिम्मेदारी है। यहाँ जो बुजुर्ग लोग मौजूद हैं वो इस बात के गवाह होंगे कि आज़ादी के पश्चात ही अनेक दशकों तक इंसान को धर्म, जातियों, संप्रदायों में बांटकर अनावश्यक रूप से कुछ ऐसी दीवारें खड़ी की गई जिसकी जरूरत नहीं थी। ठीक कहा सतनाम सिंह साहब ने, और उन्होंने बताया भी सबका साथ सबका विकास की बात। धर्म की आड़ में मुझे लगता है कि राजनीति की जाए, ये ठीक नहीं है किसी के लिए। राजनीति आवश्यक है देश के लिए, स्वस्थ राजनीति हो ये जरूरी है, लेकिन राजनीति की आड़ में धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये देश हित में कभी नहीं होता है। और अगर हम जिम्मेदार नागरिक की तरह इन बातों को समझेंगे तो मैं आश्वस्त हूं कि हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। वोट के खातिर कभी कभी ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे देश का, समाज का बड़ा नुकसान होता है, और मुझे लगता है कि इससे सबको बचना चाहिए। 21वीं सदी में चंद लोग जब चर्चा करते हैं, खासतौर से मैं मुसलमानों की ही बात आज करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कल पूछा कि भाई यहाँ तो माइनॉरिटी कुछ और लोग हैं, यहाँ तो मुसलमान मेजॉरिटी है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने देश के माइनॉरिटी का सम्मेलन रखा है और उनको बुलाया है। तो मुझे दो बात समझ में आती। विकसित मुसलमान की जगह वोट वाला मुसलमान, इसमें रुचि ढेर सारे लोगों की ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इससे देश को नुकसान होता है। मुसलमान विकसित हो या जो भी अल्पसंख्यक है, वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी है, वो विकसित हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। उसका इस्तेमाल किया जाए वोट बैंक के लिए। मुझे लगता है इसको अगर देश समझ जाएगा और लोग समझ जाएंगे तो शायद ये जो दिक्कतें हैं ये निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। और ये एक साजिश है, साजिश बड़ी ख़तरनाक है। इस खतरनाक साजिश से कम यहाँ जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ कि इससे देश को बचाने की ज़रूरत है। अगर इससे हमने देश को बचा लिया तो शायद अब वो दिन दूर नहीं है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आने वाले 24-25 में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने की पूरी संभावना रखते हैं। और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के संकल्प के साथ लिया है विकसित भारत बनाने का, मैं समझता हूँ उसमें हर नागरिक का योगदान आवश्यक है। और मैं तो एक बात बार बार कहता हूँ कि जब विकसित भारत बने तो जम्मू कश्मीर का योगदान देश के किसी राज्य से उसमें कम न हो, उससे ज़्यादा हो। ये कोशिश जम्मू कश्मीर के लोगों को करने की ज़रूरत है। ऐसे तत्व हैं जो लोगों के हितों में काम नहीं करते,
पहले भी ये कोशिशें थीं, आज भी ये कोशिश है और आगे भी रहेगी। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए देश का, समाज का नुकसान हो जाए, इसमें कुछ लोग परहेज नहीं करते हैं। एक जात अगर हम मान लें कि हमारी एक ही जाति है और वो जाति है भारत, एक ही संकल्प हमारा है और वो संकल्प है कि भारत दुनिया में सबसे मजबूत हो, सबसे संपन्न हो, सबसे समृद्ध हो, और हमारी एक ही पवित्र पुस्तक है वो भारत का संविधान, तो समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने और ऐसे महान लोगों ने जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था इस देश के लिए, बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के साथ हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, हमारे सपनों की पूर्ति के लिए संविधान बनाया था। इस यूनियन टेरिटरी में स्थितियां बदलें, इसकी कोशिश हो रही है। मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सच है कि देश के किसी हिस्से से कम पैसा जम्मू कश्मीर में नहीं आता था। अगर मैं आंकड़ों की बात करूंगा तो 2014 के पहले भी प्रति व्यक्ति भारत सरकार द्वारा भेजा गया धन देश के किसी राज्य से यहाँ ज़्यादा था। मैं किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, न ऐसी मेरी मंशा है, लेकिन ये सच है कि स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हो सकी हैं। आज देश में अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके कारण समाज के कमज़ोर और गरीब वर्ग के लोगों को बहुत लाभ मिला है, चाहे वो रसोई गैस हो या गरीब लोगों के घर हों। ऐसे लोग जिनके घरों तक बिजली नहीं थी, उनके घरों तक बिजली पहुंची है। नल से जल बड़ी संख्या में देशवासियों के घरों तक पहुंचा है। अब जिन गरीबों के घर पर पक्की छत बनी है, आप देखें तो उसमें 31% लोग जो हैं वो माइनॉरिटी के हैं, वो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। जिन किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर साल, हर 3 महीने पर पैसा दिया जा रहा है, उसमें भी 33% किसान हमारे मुसलमान भाई हैं। जिन परिवारों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, उसमें भी 37% हमारी मुसलमान बहनें और भाई। अब ये खिसकती हुई राजनीतिक जमीन के आधार पर कुछ लोग अलग अलग ढंग से बयान देते हैं। मैं उन बयानों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं और व्यक्तिगत रूप से लेना चाहता हूं। वो सैयद हुसैन, आसिक हुसैन, मोहम्मद फारूक, अब्दुल लतीफ़, इस्फाक हुसैन, हमीद खुर्शीद, जफ़र अहमद, अब्दुल करीम जैसे हजारों जम्मू कश्मीर के नागरिकों को किस तरह देखा गया मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये नाम इसलिए मैंने लिया कि ये वो लोग हैं जिनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता तो थी, ये एलिजिबल थे, लेकिन इनके पास ज़मीन नहीं थी। और इन सब लोगों को 5 मरले ज़मीन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। क्योंकि मैं मानता हूँ, ऐसे अनेक नाम मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे पास पूरी सूची है, कि सरकार का या प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है कि जो सबसे वंचित है, जो सबसे गरीब है, उसकी चिंता प्रशासन को जरूर करनी चाहिए। और ये किसी राजनीतिक कारणों से नहीं किया जा रहा है। उनके बच्चे पढ़ें, पढ़ करके आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़े हों, जम्मू कश्मीर और देश के विकास में अपना योगदान करें। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है। धर्म और पंथ को देख करके जो सरकार और प्रशासन काम करता है, मैं समझता हूँ उसे कोई नैतिक हक नहीं है सरकार में या प्रशासन में बने रहने का। अब इन कामों के लिए अगर धर्म और जात देखी जाएगी, मैं समझता हूँ भारत के इतिहास का वो काला दिन होगा। किसी के यहाँ पानी जाना है पीने का, उसमें भी
जाति और धर्म देखा जाए तो इससे नीचता कुछ हो नहीं सकती है। किसानों की मदद करनी है, उसमें धर्म और जात की बात की जाए और उस आधार पर सहायता दी जाए, मैं समझता हूँ इससे खराब बात कुछ हो नहीं सकती है। मैं जिम्मेदारी से बात आज आपके बीच कहना चाहता हूँ कि निर्णय में ये बात ध्यान में नहीं रखी जाती है, ये जरूर ध्यान में रखी जाती है कि लाभ लोगों तक पहुँचे। राजनीति का मोहरा बनने की जरूरत आवाम को भी नहीं है। उनकी अपनी आकांक्षा है, उनके अपने सपने हैं। नई नस्लों के मुकद्दर के लिए कैसे नई जमीन तैयार होगी, मुझे लगता है इस पर हमें ज़्यादा विचार करना चाहिए। जन भावनाओं को समझना और जन भावनाओं के आधार पर काम करना ये बड़ा आवश्यक है। एक बात बड़ी कही जाती है, इस पर काफ़ी पत्रकार मित्र भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक शोध इस पर भी होना चाहिए कि 2014 के पहले इस देश में कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में थे, और आज जब 2023 में हम खड़े हैं तो कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में हैं। अगर ये सही तस्वीर, सही आंकड़ा देश के सामने आएगा तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले ये संख्या 5% से कम थी, और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, और आज 10.8% हो गई है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदल तो बड़ी हुई। हुनर हाट, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, गरीब नवाज स्वरोजगार योजना, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जिसमें लाखों नौजवानों को, लाखों बच्चियों को, बहनों को एंटरप्रेन्योर बनने का अवसर मिला है। 2 करोड़ से ज़्यादा हमारी बहनों को, जो मुस्लिम बहनें, इनको रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट के अभियान में भी अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो आंकड़ा आपको चौंकाने वाला होगा। जम्मू कश्मीर में भी अगर मैं कुछ आंकड़े बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्कॉलरशिप की संख्या 2 से ज़्यादा बढ़ गई है। मुद्रा योजना के लाभार्थियों की संख्या 5 गुने से ज़्यादा बढ़ गई, और जिस प्रकार वृद्धि हो रही है, 2021-22 में 2,62,000 लोगों तक हमें सफलता मिली थी, अभी ये 3,34,000 हो गया है। ये कोशिश है कि बिना सभी जात, सभी मजहब, समाज के सभी वर्गों और ख़ास तौर से वंचित वर्गों तक बिना किसी भेदभाव के योजनाएं पहुँचे। एक स्वस्थ आवाम का निर्माण तभी संभव है जब हर घर सशक्त हो, हर व्यक्ति सशक्त हो, समृद्ध हो। लेकिन एक निवेदन मैं जरूर करूंगा कि जब भी आपको ऐसा लगता हो कि कोई ऐसा फैसला है जो किसी के हित के विरोध में है, तो मैं खुली दावत देता हूं, आप जरूर कहिए, लेकिन लोगों के भड़काने के आधार पर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, भरोसा देता हूं कि कोई भी सरकारी फैसला किसी के हित के खिलाफ नहीं होगा, सर्वहित को ही ध्यान में रख करके होगा। कभी कभी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी अनेक लोग अनेक प्रकार की भ्रामक बातें फैलाते हैं, क्योंकि उसमें गुंजाइश ज़्यादा होती है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। सभी धर्मों का एक दूसरे के प्रति आदर हो, ये बड़ा आवश्यक है, और कोई धर्म किसी धर्म से कम नहीं है।
और किसी के धार्मिक हितों पर कुठाराघात हो, ये मेरे रहते हुए संभव नहीं है। बगल में देख लीजिए क्या हालत है। मुझे लगता है कि वो दुख भरी कहानी सुनाने में मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। विकास की बात छोड़िए, रोटी चावल के लिए लोग तरस रहे हैं, हंगामा हो रहा है। अभी भी कुछ लोग उनकी दुहाई दे रहे हैं जिनके जहाँ भोजन का इंतजाम नहीं है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को पहचानिए और इनसे सावधान भी रहिए। खुद तो गर्त में गिरते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी एकता को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मीयता के बंधन में सदियों से जो लोग यहाँ बंधे हुए थे, उस आत्मीयता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि विकास तेज गति से हो, ये आवश्यक है। और कई क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ने कई माइलस्टोन हासिल किए हैं। भारत सरकार एक रैंकिंग जारी करती है सभी राज्यों की। आप जिस भी रैंकिंग में देखेंगे, आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन सर्विसेज की, तो आज जम्मू कश्मीर देश में पहले नंबर पर हो गया है। 1050 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की 90% सर्विसेज ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दी गई हैं, माने समय सीमा के भीतर सर्विसेज मिलेंगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव 1% आबादी है जम्मू कश्मीर की, लेकिन गुजरात दूसरे नंबर पर था और जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर था। हम 1 नंबर पर हैं। किसानों की आमदनी में हम आज 5वें नंबर पर हैं, लेकिन हम आज इस सभागार में आप सबके सामने करें कि 4 साल बाद जम्मू कश्मीर देश में पहले स्थान पर होगा। ऐसी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की स्कीम हम सबने बनाई है। आत्मसम्मान और समृद्धि, खुशहाली, ये हमारा सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है। हमारा देश सभी धर्मों की भूमि रही है, और कश्मीर तो खास तौर से, और सभी के लिए राष्ट्र निर्माण का कर्तव्य सर्वोपरि होना चाहिए। कभी गुरु नानक देव जी ने कहा था, मानस की जात सब है, एके पहचानी वो। पूरी मानवता में एक ही आत्मा का वास है। ये बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। इसी भावना के आधार पर आवाम के हर एक व्यक्ति में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति जागृत हम सबको मिलकर के करनी है, ताकि जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण में हर व्यक्ति अपना योगदान दे सके। कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमें हर धर्म के आदर्शों को अपने व्यवहारिक जीवन में जरूर प्रदर्शित करना चाहिए। इसी जम्मू कश्मीर की मिट्टी के महान कवि मजदूर कहते थे कि अगर मुसलमान मिल्क है तो हिंदू शक्कर है। ये वही मिट्टी है जहाँ लाल देव कहती थी, शिव शिव थाली रोजन, माजन हिंदू ता मुसलमान। शिव और अल्लाह हर जगह रहते हैं, हिंदू को मुस्लिम से अलग न करें। खुद को पहचानने के लिए अपनी समझ का उपयोग करें। यही भावना को पाने का सच्चा तरीका है, यही भगवान को पाने का सच्चा तरीका है। हमारी संस्कृति कहती है कि धर्म वह है जो जोड़ता है, जो सृजन करता है, जो समन्वय करता है। और उसी भावना से कश्मीर घाटी के लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, यहाँ भी जो माइनॉरिटी है उनकी भी देखभाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर उसमें कोई कमी होगी तो मुझे लगता है कि फिर निश्चित रूप से हम अपने धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। जो बात आपने कही कि पढ़ते तो हम हैं, लेकिन जो उसमें कहा गया वो करने में हमें दिक्कत होती है, तो ये ध्यान अगर हम रखेंगे तो बेहतर समाज बन सकता है। आज देश में इसी समन्वय की भावना से अनेक काम हो रहे हैं। आंकड़ा बहुत बड़ा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहुंचाया जा रहा है। 12 करोड़ घरों को अब तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों जिनके सर पर छत नहीं थी उन्हें छत मिल गई है। 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बना दिए गए। आज़ादी के बाद 3 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई गई जो नहीं थी उनके पास।
49 करोड़ 49 करोड़ जनधन अकाउंट खुल गए और पिछले 9 वर्षों में 25 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों के खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। और मैं बार बार कहता हूं कि भारत की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली है, भारत की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव अब दिखाई पड़ रहा है, और केवल दिखाई नहीं पड़ रहा है, उससे महसूस भी किया जा रहा है। बिना भेदभाव के भारत सरकार की योजनाएं और जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाएं हर नागरिक के दरवाजे तक पहुंचे, इसकी कोशिश है। केवल भारत आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर बने, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बिना जम्मू कश्मीर के आत्मनिर्भर बने नहीं हो सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, खास तौर से युवा पीढ़ी के जो हमारे यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ, उनसे मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं 2047 देखने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम में से बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आप 2047 के केवल निर्माता नहीं हैं, बल्कि 2047 के बाद के भारत का आनंद भी आप ही लेंगे। और हमारी जो शक्ति रही है इस देश की, एक बात सबसे मैं बार बार कहता हूँ, भारत सोने की चिड़िया था तो इसलिए नहीं था कि हमारे पास सोने की बड़ी खदानें थी। हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे पास संस्थाएं थी। आज जो सतनाम जी चंडीगढ़ में चला रहे हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ऐसी अनेक संस्थाएं थी जहां दुनिया का सबसे शोध, सबसे बेहतर रिसर्च होता था। जो प्रोडक्ट हम इस देश में बनाते थे वो दुनिया के किसी देश से बेहतर था। मैं इतिहास की एक घटना का जिक्र करूंगा, सिकंदर और पुर्राज मैंने पोरस, इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, सिकंदर जब आए थे आक्रमण करने, यही सिंधु नदी के तट पर मगध की सेना खड़ी थी, उन्होंने गुप्तचर भेजे थे। गुप्तचरों ने जा करके रिपोर्ट दिया सिकंदर महान को कि जहाँ युद्ध करने जा रहे हो वहाँ हजारों हजार लोग घोड़े और हाथी पर सवार होकर हाथों में तलवार लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में नौजवान हाथों में तलवार लेकर इंतजार कर रहा है। सिकंदर के पांव लौट गए थे और रास्ते में लौटते वक्त उनसे पोरस की मुलाकात हुई, पुर्राज की मुलाकात हुई। सिकंदर और पोरस की दोस्ती का राज जानते हैं क्या है? पुर्राज ने सिकंदर को एक स्टील दी थी, इग्नॉट स्टील उसे कहा जाता है। दुनिया की सबसे बेहतर तलवार उसी स्टील से बनती थी। यही सिकंदर और पोरस के दोस्ती का राज था। हम वैसे भारत की संतान हैं। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, थियरी ऑफ ग्रेविटी, जिन्होंने पूरी दुनिया को विज्ञान का ये सिद्धांत दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण कर रहे हैं कि विज्ञान के पास कोई ऐसी विधि नहीं है कि समुद्र में नेविगेशन का ज्ञान ही नहीं था दुनिया के विज्ञान को, समुद्र के में पानी के जहाज जा सके। सर आइजैक न्यूटन के भाषण के कई साल पहले हमारे जो नाविक थे, लॉगरिथम के आधार पर यहाँ के हमारे देशवासियों ने यंत्र बनाया था और उस आधार पर हमारी पानी की जहाजें सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे जाती हैं। सक्रोता नाम का एक द्वीप है। जो लोग गए होंगे या जिन्हें जाने का अवसर मिले, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जाइए और देखिए। वहाँ भी संस्कृत और पाली में लिखे हुए भारतीय लोगों के अभिलेख अभी भी विद्यमान हैं। हम उस महान देश की संतान हैं। किन्हीं कारणों से गुलामी, लंबे कालखंड की गुलामी के कारण ये हमारी संस्थाएं बर्बाद हुई। वक्त आ गया है और जो एक तोहफा NEP के रूप में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में देश को मिला है, हम लोग सौभाग्यशाली नहीं थे। लंबे समय तक देश को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आज की युवा पीढ़ी सौभाग्यशाली है। जम्मू कश्मीर में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन ट्रू वर्ड एंड स्पिरिट उसे लागू किया जाए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों ने जिस तरह से काम किया है, डिज़ाइन योर डिग्री का जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तय किया, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सराहा है। और UGC चेयरमैन मुझे कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि ये डिज़ाइन योर डिग्री का कार्यक्रम देश के हर यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में लागू हो। तो जम्मू कश्मीर आज उसका नेतृत्व करेगा, ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर पैदा कर रहा है।
चाहे वो पर्यटन हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो। एक बड़ी बात यहाँ कही जाती है कि बेरोजगारी बहुत है। जो मिलता है, मुझसे भी मिलता है, तो कहता साहब इसका कुछ कीजिए। 4,80,000 सरकारी पद हैं। पिछले वर्ष 21,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी। मैं पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूं, 47 से लेकर 2022 तक आंकड़ा उठा के देखिए, कोई एक वर्ष बता दिए जहां जिस वर्ष में 20,000 नौकरी दी गई, नहीं दी गई। लेकिन मैं जानता हूं सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, न देश में, न दुनिया में, न जम्मू कश्मीर में। और इसलिए कोशिश हम कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ढेर सारे नौजवानों को, जब भी बैक टू विलेज का कार्यक्रम होता है तो बाकी कामों के साथ एक लक्ष्य भी रहता है कि हर पंचायत से 15 नौजवान हमें तय करना है, चाहे वो बच्चा हो या हमारी बच्ची हो, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम ट्रेनिंग, हैंड होल्डिंग और फाइनेंस तीनों उपलब्ध कराएंगे। और मुझे खुशी है कि बैक टू विलेज 4 के बाद जम्मू में एक दिन में 939 करोड़ रुपए 75,000 नौजवानों को देने में हमें सफलता मिली थी। ये संख्या हमारी आज 4 लाख के आसपास है। 80,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही। 6,78,000 महिलाएं उससे जुड़ी हुई। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 1.5 लाख रुपए के आसपास का काम हाईवे और टनल का चल रहा है। मार्च के पहले कश्मीर कन्याकुमारी से सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। और किसी भी इलाके के विकास में कनेक्टिविटी का बड़ा योगदान होता है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो या डिजिटल कनेक्टिविटी हो। और मैं समझता हूँ उसमें भी जम्मू कश्मीर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और एक बात की जो सबसे बड़ी खुशी मुझे है, जिस विश्वविद्यालय चांसलर के नाते हर विश्वविद्यालय में मुझे कन्वोकेशन में जाने का सौभाग्य मिलता है। जिस विश्वविद्यालय में जाता हूँ, अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन था, महिम राष्ट्रपति जी आए, 66% गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों को मिला था। मैंने ये आंकड़ा 70% से ज़्यादा है, ये सबसे उसमें खूबसूरत बात। और मुझे लगता है कि आर्टिजन बड़ी संख्या में, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आवे, इसकी भी कोशिश हो रही है। एक्सपोर्ट हमारा पिछले सालों की तुलना में अब बढ़ने लगा है, कई इंटरवेंशन सब उसमें किए गए हैं। और हमारे सपनों का जम्मू कश्मीर यही है जो सर्वधर्म समभाव के आदर्शों पर चलते हुए अपनी क्षमता, अपनी ताकत से केवल जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरी भारत को प्रेरणा दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2047 की यात्रा में जम्मू कश्मीर विकास का नया आधार तैयार करेगा। और एक पुराना शेर कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आने वाले लम्हों की रोशनी को लिखना है, आने वाले लम्हों की रोशनी को लिखना है, एक नई इबारत में ज़िंदगी को लिखना है। 1-2 की कोशिश से वक्त कैसे बदलेगा, 1-2 की कोशिश से वक्त कैसे बदलेगा, अपने वक्त की किस्मत हम सभी को लिखना है, हम सभी को लिखना है। मैं पुनः एक बार सतनाम जी, इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, हिमा जी, उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आइए समर्पित भाव से भारत प्रथम के उद्देश्य के साथ इस यात्रा में एकता की ताकत से हम आगे बढ़ें और अपनी सद्भावना को सदैव कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।